गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, ऑल राइट। तो जून का सर हम लोग करंट अफेयर्स आपका डिस्कस कर रहे थे ना, तो अभी जून वाला जो हमारा कंटेंट है उसको हमें कंटिन्यू करना है। तो अभी तक अगर हम लोग देखें आपका जून में कहाँ तक आ गए थे, 60 क्वेश्चन अराउंड हो गया था। जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन नंबर 62 हमने देखा था। Who among the following has won World Under 20 Junior Girls Chess Championship that was held in Gandhinagar, Gujarat? वैशाली, रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, शुभी गुप्ता, वंतिका अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 62 तक सर हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए। Who among the following has won World Under 20 Junior Girls Championship held in Gandhinagar, Gujarat? करेक्ट आंसर था दिव्या देशमुख, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे सर, इससे आगे स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करना है सर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? Recently, who among the following has unveiled his autobiography titled "I Have the Streets: A Kutti Cricket Story"? बताइए, who among the following has unveiled his autobiography titled "I Have the Streets: A Kutti Cricket Story"? रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन या अनिल कुंबले? चार ऑप्शन है। अच्छा, ये 63 भी हो गया था। हाँ, 63 तक सर हम लोगों ने कर लिया था। तो 63 का जो करेक्ट आंसर था वो था आर अश्विन, ठीक है? 63 भी हो गया था। ऑलराइट सर, तो 64 से सर स्टार्ट करना है ना। तो ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम टिल जून 30, 2025. This scheme was launched by which of the following organization? Recently, Digital Health Incentive Scheme. Central government has extended Digital Health Incentive Scheme till June 30, 2025. This scheme was launched by which of the following organization? अच्छा, ये भी हो गया था, 64 भी हो गया था सर, ठीक है? नहीं, 64 नहीं हुआ था सर, 64 नहीं हुआ था। हाँ, इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है? तो ये जो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है, ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है सर आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। अब देखो सर, मतलब है क्या ये डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम? इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का मतलब होता है जब मान लो आप कोई अच्छा काम करें, या जैसे आप गवर्नमेंट के हिसाब से काम करें, तो गवर्नमेंट आपको कुछ बोनस दे दे। इंसेंटिव इज लाइक सम बोनस, कुछ फायदा, ठीक है? आप गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे, गवर्नमेंट कुछ टारगेट लेके चल रही है, आप उसको हेल्प करेंगे, तो हो सकता है कुछ स्कीम में आपको इंसेंटिवाइज कर दे। इंसेंटिवाइज मतलब आपको
कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह प्रोवाइड कर दे। तो इंसेंटिवाइजेशन यहाँ किस चीज का चल रहा है, यहाँ पर इंसेंटिवाइजेशन चल रहा है डिजिटल हेल्थ का। उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। उसको 30 जून 2025 तक क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है सर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। देखो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का आयुष्मान भारत में भी नाम आता है, जो प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना चल रही है जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं, तो उसको भी कौन इंप्लीमेंट करवाता है, उसको भी इंप्लीमेंट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम जो हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं और जो भी हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है ताकि वो डिजिटाइजेशन को प्रमोट करें। अब वो डिजिटाइजेशन क्या होता है सर, डिजिटाइजेशन का मतलब जो भी मतलब पेशेंट आएगा उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, उस डिजिटल रिकॉर्ड में ही उसकी सारी डिटेल्स फिल की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मिशन है सर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकार क्या कर रही है, हर किसी का एक हेल्थ अकाउंट बना रही है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जिसमें क्या होगा, मान लो जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है वो, उसमें आपका रेटिना का स्कैन, फिंगरप्रिंट का स्कैन रखा हुआ होता है। इसी तरह से एक आधार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनेगा जिसमें आपकी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक ही जगह पुट कर दी जाएगी। ठीक है, तो मान लो आप जैसे किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो, अगले किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बहुत सारे पर्चे वर्चे लेके अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री समझाने की उसको जरूरत नहीं है। आपका वो अकाउंट एक्सेस करेगा, अकाउंट एक्सेस करने के बाद वो सारी डिटेल्स निकाल लेगा आपके बारे में कि अभी तक क्या क्या आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकार एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना रही है। तो हॉस्पिटल्स को कहा जा रहा है आप ये हेल्थ अकाउंट खुलवाइए पेशेंट्स के, तो उसी के बेसिस पे उनका उतना ही इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। पिक्चर नहीं आ रहा है एक्चुअली सर, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, है ना, मैं ईटानगर आ गया हूँ अभी, तो ईटानगर में हूँ तो पिक्चर इसीलिए नहीं आ रहा है सर, है ना। अपना स्टूडियो में तो आप पिक्चर क्या सर, हम पूरे ही आ जाते थे, है ना, तो अभी इस वजह से नहीं आ रहा है। तो अभी जब तक एपीपीएससी के लिए मैं आया हूँ, एपीपीएससी का क्लासेस यहाँ स्टार्ट हो गया है ईटानगर और नाहरलगुन में, तो उसके रिगार्डिंग अभी अपन ईटानगर रहेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो दैट इज अबाउट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड डिजिटल हेल्थ इंसेंटिवाइजेशन स्कीम। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है सर, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। मैथ्स का पीवाईक्यू चलेगा अभी, एक्चुअली वही मैंने बताया ना कि एपीपीएससी का एग्जाम आ गया, तो अभी हम लोग उसी में बिजी हैं सर। ऑलराइट, हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 65। Recently, which of the following state secretariat has been declared as India's first green state government headquarters? Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh or Tripura? Which of the following state secretariat has been declared as India's first green state government headquarters? बिल्कुल सर, इसका पीडीएफ मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे। आप जाएंगे तो यूट्यूब चैनल पे सर आपको ये वीडियो का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। देखिए हिमांशु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक्चुअली अभी यहाँ पर एंगेज हो गया है काफी हेड कांस्टेबल के लिए। अगर मेरे से नहीं भी हो पाएगा तो मैं मैम से बोल दूंगा, आपका हिस्ट्री का हम रिवीजन जरूर करवा देंगे। ठीक है, आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए, हिस्ट्री का हम रिवीजन आपका करवाएंगे ना। आपका मैं आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है ना, थर्सडे को प्लान करवा देता हूँ मैं। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग state secretariat has been declared as India's first green state government headquarters?
नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और योर त्रिपुरा। करेक्ट आंसर इज सर आसाम। ठीक है, तो which of the following secretariat has been declared that India's first green state government headquarters? The answer it is आसाम। ठीक है, त्रिपुरा नहीं है सर, आसाम। आसाम के सेक्रेटेरिएट में भर भर के सोलर पैनल्स लग गए हैं, तो सोलर पैनल्स लगने की वजह से अब वहां पे कोयले वाली बिजली नहीं लग यूज होगी, आपका उसी से सारा जो बिजली रिक्वायरमेंट है आपका पूरी की जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स के नाम पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 66। एक मेमोरियल म्यूजियम का नाम दिया गया है स्मृति वन earthquake memorial museum has been named as one of the world's 7 most beautiful museums by Prix Versailles Award for Architecture and Design. This museum is located at which of the following places? Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh और कर्नाटका। देखो अगर पीडीएफ में दिक्कत आ रहा है ना, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप चले आओ, वहां पर डाउनलोड करने का जो वीडियो का रिकॉर्डिंग है वहां अपलोड होता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है सर वीडियो डाउनलोड, वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। नहीं मिल रहा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642 पे। ठीक है, नहीं मिल रहा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं पीडीएफ का लिंक आपको भेज दूंगा। Recently, Smriti One Earthquake Memorial Museum has been named as one of the world's 7 most beautiful museums by Prix Versailles Award for Architecture and Design. This museum is located at which of the following places? Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh, कर्नाटका। ये एक्चुअली जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था ना, उसकी मेमोरी में ये बना है, तो करेक्ट आंसर इज भुज, गुजरात। ठीक है, तो ये स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम कहाँ है? गुजरात में। तो यूनेस्को का ये अवार्ड होता है प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्साइलेस अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। ठीक है, तो उसमें दुनिया के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स काउंट किए जाते हैं, उनमें से एक आपका स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम आ गया है। ठीक है, तो ये बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ लाइव्स लॉस्ट ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक दैट स्ट्रक कच्छ ऑन जनवरी 26, 2004। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज भुज, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 66। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। Who among the following was honored by President of UN General Assembly on International Day of Women in Diplomacy? गोपिका जहागीरदार, राधिका सेन, रीना यादव या हंसा मेहता। चार ऑप्शन दिए गए आपका। Who among the following was honored by President of UN General Assembly on International Day for Women in Diplomacy? गोपिका जहागीरदार, राधिका सेन, रीना यादव, हंसा मेहता। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Who among the following was honored by President of UN General Assembly on International Day for Women in Diplomacy? गोपिका जहागीरदार, राधिका सेन, रीना यादव, हंसा मेहता। करेक्ट आंसर इज हंसा मेहता। ठीक है,
on the occasion of International Day for Women in Diplomacy, UN General Assembly President Dennis Francis paid tribute to Hansa Mehta, a feminist leader, activist and diplomat for India, highlighting her pivotal role in shaping the Universal Declaration of Human Rights to be more inclusive. ठीक है, तो दैट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर. क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? रिसेंटली यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन एनवायरमेंटल फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम. इसका नाम क्या है? ई फ्लोज. ठीक है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम दैट अलाउज रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रिवर क्वालिटी. This system is developed by नीति आयोग, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, CWC या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन एनवायरमेंटल फ्लॉज मॉनिटरिंग सिस्टम दैट अलाउज रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रिवर क्वालिटी. द सिस्टम इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग, NMCG, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. बताइए सर करेक्ट आंसर क्या? नीति आयोग, NMCG, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड. देखो ई फ्लोज क्या होता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. पहले तो आंसर ही देख लो सर. ये सिस्टम किसने डेवलप किया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने डेवलप किया. अब ये ई फ्लो या बोले तो ये ई फ्लो से इलेक्ट्रिक फ्लो मत समझ लेना सर. ई फ्लो बोले तो एनवायरमेंटल फ्लो की बात कर रहा है. ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है सर? आपका एनवायरमेंटल फ्लो की बात हो रही है. तो ये ई फ्लो एनवायरमेंटल फ्लो बेसिकली है क्या? देखो होता क्या है, कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम है. एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर से रिलेटेड. ठीक है, जैसे मान लो कोई रिवर है. ठीक है, अब इस रिवर में कुछ हो सकता है कुछ आपके छोटे मोटे मछली वगैरह भी मिल जाए. ठीक है, एक एक्वाटिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा. इसमें कुछ आपका मरीन लाइफ कह रहा हूं, आपका कुछ लिविंग आपका क्रिएचर्स लाइक कुछ एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, है ना. कुछ आपके हो सकता है मैंग्रोव्स वगैरह देखने को मिल जाए. ठीक है, कुछ छोटा मोटा आपका फ्लोरा एंड फौना इसमें इंक्लूडेड होगा. तो उन सबको जो टोटल मिलाते हैं तो वो कहलाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम. सब पानी पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो क्वांटिटी, टाइमिंग और जो क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, उसको कितना पानी चाहिए, कब चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए, तो वो जो सारी चीजें होती हैं क्वांटिटी, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल फ्लो. ठीक है, वो कहलाता है आपका एनवायरमेंटल फ्लो. तो उसी को मॉनिटर करने के लिए कि आपका जो पानी रिवर में भेजा जा रहा है, एनवायरमेंटल फ्लो किया जा रहा है, उसको कितना उससे इंपैक्ट हो रहा है, उसकी जो पूरी रियल टाइम आपकी मॉनिटरिंग है, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया है. किसने? NMCG ने, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. एक मिनट रुकिएगा. ऑलराइट, तो इसको किसने डेवलप किया सर? आपका NMCG ने डेवलप किया है. अब NMCG क्या है सर? ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. देखो, इट इज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी
आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. It acted as the implementation arm of the National Ganga River Basin Authority. ठीक है, it acted as a implementation arm of the NGRBA. ठीक है, National Ganga River Basin Authority, and was constituted under the provisions of the EPA, Environment Protection Act 1986. ठीक है, it was constituted under the provisions of the EPA 1986. देखो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया, 1972. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया, 1986. ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है. पहले नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हुआ करती थी, फिर उसको रिप्लेस करके नई बॉडी बनाई गई है, नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा. ठीक है, यस सर. कल कौन सा लाइव क्लास हुआ है? कल तो सर सारी लाइव क्लासेस ऑफ थी, कल तो कोई लाइव क्लास हुआ ही नहीं है. चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 68. हाँ जी सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट आ जाओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 69. 69 क्या कह रहा है? Who among the following has been recognized as a land hero by UN Convention to combat desertification. ठीक है, Who among the following has been recognized as a land hero by UN Convention to combat desertification? अक्षय सावंत, सिद्धेश सकूरे, जयदीप सरोदे या नितिन पंगा. Who among the following has been recognized as a land hero by UN Convention to combat desertification? Who among the following has been recognized as a land hero by UN Convention to combat desertification? अक्षय सावंत, सिद्धेश सकोरे, जयदीप सरोदे या नितिन पंगा. बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सिद्धेश सकोरे. ठीक है, सिद्धेश सकोरे. देखो यहाँ पर ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला, ये नाम ध्यान रख लेना सिद्धेश सकोरे का. लेकिन इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन. इसके बारे में दो चार बातें जान लो सर, काम आ सकती हैं आपके. देखो अभी क्या हो रहा है, दुनिया भर में डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है ना. डेजर्टिफिकेशन मतलब एक ऐसा लैंड जहां पर आपका क्या कहते हैं, ग्रीनरी खत्म होती जा रही है. ठीक है, वो जमीन अब फर्टाइल नहीं रह पा रही, तो उस जमीन को क्या कह देंगे? डेजर्ट कह देंगे. तो डेजर्टिफिकेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो उससे लड़ने के लिए कन्वेंशन बनाया गया है. 1994 में बनाया गया था. ठीक है, यूएन कन्वेंशन. अब इस कन्वेंशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज लीगली बाइंडिंग. ठीक है, और इट इज अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. मतलब इसमें की गई जो भी कसम है वो निभाई जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी. ठीक है, तो ये किसके लिए बनाया गया? टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ये कब बनना है? 1994 में. देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, एनवायरमेंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई है, एक 1972 में स्टॉकहोम वाली, एक 1992 में रियो डी जेनेरियो वाली. तो जो भी इन्वायरमेंट में आप बड़े बड़े कन्वेंशंस या मीटिंग्स वगैरह देखते हो, वो इन्हीं से लिंक्ड होती हैं. तो ये वाली जो है वो 1992 के बाद ही हुई है. ठीक है, लिखा भी है, इट वर्क्स विद अदर टू रियो कन्वेंशंस टू एड्रेस द इंटरलिंक्ड चैलेंजेस ऑफ लैंड, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी एंड यूएनएफसीसीसी.
तो ये जो कन्वेंशन है टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या यूएनएफ ट्रिपल सी, ये सारी जो कन्वेंशन है ये किससे निकली है? 1992 वाली रियो अर्थ समिट से निकली है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 69। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है एज पर रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल ट्रेंड्स forced displacement in 2023, how many people have remained forcibly displaced at the end of 2023? 112 million, 105 million, 117 million, 120 million, बताइए। As per recently released report titled Global Trends Forced Displacement 2023, how many people have remained forcibly displaced at the end of 2023? बताइए सर। As per recently released report titled Global Trends Forced Displacement in 2023, how many people have remained forcibly displaced at the end of 2023? 112 million, 105 million, 117 million, 120 million. As per recently released report titled Global Trends Forced Displacement 2023. करेक्ट आंसर इज 117 मिलियन। सबसे पहली चीज तो ये आती है सर, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट बताती है कि मतलब कितने लोग फोर्स डिस्प्लेस हुए हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लेते हैं, जैसे मान लो किसी कंट्री में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, ठीक है, परसिक्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, फूड इनसिक्योरिटी हो, जैसे अभी बांग्लादेश में सिनेरियो क्रिएट हो गया, तो इस तरह की चीजें क्या इंसान को मजबूर कर देती हैं कि भाई वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाए, तो इसको कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसके डेटा के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल स्टूड एट 117 मिलियन, जिसमें से 40% आर चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, 68.3 were internally displaced people, that is people who are forced to flee but never cross an international border and remain displaced within their own countries. ठीक है, इंटरनली मतलब अपनी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। तो ज्यादातर जो रेफ्यूजीज आप देखोगे 73% ऑफ रेफ्यूजीज वो कहां से आ रहे हैं? अफगानिस्तान, सीरियन अरब रिपब्लिक सीरिया से, वेनेजुएला, यूक्रेन एंड साउथ सुडान से। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं, उनको अभी तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि बांग्लादेश के पीएम को अरेस्ट किया गया है, वो तो अभी वहां से निकल आए हैं। चलिए, अब यहाँ पर सर एक बॉडी है यूएनएचसीआर, ठीक है, वो ये सारा डेटा रेडी कर रही है, यूएनएचसीआर रेफ्यूजीज से रिलेटेड। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है तो सर आपको भी पता है, मैं सबसे पहला काम क्या करना होता है, उसका हेडक्वार्टर याद करना होता है। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है सर? आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा सर? यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें मेन चीज ये ध्यान रखना। और 1954 में यूएनएचसीआर को नोबेल प्राइज मिला था, फिर 1981 में यूएनएचसीआर को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है सर, ऑलराइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 71। Recently, which of the following organization has been awarded Risk Manager of the Year 2024 by Central Banking? Which of the following organization has been awarded Risk Manager of the Year Award 2024 by Central Banking?
हाँ, तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड ये सेंट्रल बैंकिंग देती है लंदन की, ठीक है। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो लंदन में दिए गए हैं उसमें रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना। देखो एपीएसएसबी ने कभी कभी इतने आसान सवाल भी पूछे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आरबीआई की फुल फॉर्म पूछी, ठीक है। तो अपन आपको इतना तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग कर ही चुके हैं कि ये बचकाने सवाल अगर आप आ जाए तो बहुत स्मूथली आप इनको कर पाओ, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनको क्वेश्चन नंबर 72, which of the following organization has launched pre-incubation entrepreneurship development program to support and nurture early stage space startups? In space, Vikram Sarabhai Space Center, UR Rao Satellite Center या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। चार ऑप्शन दिएंगे सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन has launched pre-incubation entrepreneurship development program to support and nurture early stage space startups? बताइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही बात सर, करेक्ट आंसर इज इन स्पेस, ठीक है। तो इन स्पेस बेसिकली है क्या? ये जितना भी आपका प्राइवेट कंपनीज के साथ हमारे जो एग्रीमेंट साइन होते हैं ना, जैसे नया स्टार्टअप्स डेवलप हो रहा है, इनका मेन पर्पज है जो नए स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में उनको प्रमोट करना। उसके लिए जैसे कोई नया स्पेस स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, उसको इसरो की कुछ मदद की जरूरत है, तो उनको कोऑर्डिनेट कराने का काम किसका है? इन स्पेस का है, ठीक है। तो इनका मतलब देखो पढ़ोगे, इनका मेन पर्पज ही है टू प्रमोट, इनेबल, ऑथोराइज एंड सुपरवाइज वेरियस स्पेस एक्टिविटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, है ना। मान लो उनको इसरो की किसी रिसोर्स की जरूरत है तो उनको वो अवेलेबल कराने का जो काम है वो किसका है? इन स्पेस का। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, नाम से भी इसको आपको पता चल जाएगा। बाकी इसका हेडक्वार्टर ध्यान रख लेना, हेडक्वार्टर इज इन भोपाल, अहमदाबाद, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है सर इसका? भोपाल, अहमदाबाद। चलिए, करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये तो सर इतना तो आप याद रखिए, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। चलो होमवर्क में एक बार आज चेक करके आना, आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई का फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था, है ना, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 73, according to the recently released 2024 Environment Performance Index, India has been ranked at 176th position out of 180 countries. Which of the following countries has topped the index? Finland, Germany, Estonia, Luxembourg. According to the recently released 2024 Environment Performance Index, India has been ranked at 176th position out of 180 countries. Which of the following countries has topped the index? Finland, Germany, एस्टोनिया या फिर आपका लग्जमबर्ग। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज एस्टोनिया, ठीक है। तो according to the recently released 2024 Environment Performance Index, India has been ranked at 176th position out of 180 countries. Which of the following countries has topped the index? It is एस्टोनिया, ठीक है। चलिए तो नाम ध्यान रखिएगा। तो इसके हाइलाइट्स अगर हम देखें तो एस्टोनिया ने अच्छा काम करा है बाय रिड्यूसिंग इट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 59% 1990 से अगर उसको काउंट करें तो बढ़िया काम करने में एस्टोनिया है, फिनलैंड है, देन ग्रीस है, देन टिमोर लेस्टे है, देन यूके है, जिन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन इस रेट से काटा है कि वो नेट जीरो हो जाएंगे बाय 2050, ठीक है। सबसे पीछे कौन है? सब सहारन अफ्रीका एंड सदर्न एशिया कंट्रीज। चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। ऑलराइट सर, तो आज सर यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद की कहानी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो उसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी कुछ दिनों में मैं
अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, जैसे एक दिन आपका करंट अफेयर्स हो ही रहा है, अल्टरनेट डेज पे एपीएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो एपीएसएसबी पीवाईक्यू भी आने वाले टाइम में आई विल ट्राई कि आपको जल्दी से स्टार्ट करवा दिए जाए, तो इन द कमिंग एग्जाम इट विल हेल्प यू वेरी मच, है ना, अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स, ठीक है सर। चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा, हेल्थ वेल्थ का, पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहिए, मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।